आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं E74 वीज़ा क्या होता है, ये किसके लिए होता है, कौन अप्लाई कर सकता है और 2026 के मुताबिक इसके क्या बेनिफिट्स और रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आप साउथ कोरिया में काम कर रहे हैं या फ्यूचर में स्किल्ड वीज़ा लेना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिंपल लफ्जों में समझ लें कि E74 वीज़ा असल में E7 वीज़ा का एक स्पेशल कैटेगरी है, जो स्पेशली उन फॉरेन वर्कर्स के लिए इंट्रोड्यूस की गई है जो पहले से कोरिया में काम कर रहे होते हैं, खासतौर पर E9 या H2 वीज़ा होल्डर्स, जो अपनी परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस और पॉइंट सिस्टम के जरिए स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में मूव करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि E74 एक तरह का प्रमोशन वीज़ा है जो लो स्किल या नॉन प्रोफेशनल वर्कर को ऑफिशियली स्किल्ड वर्कर स्टेटस देता है, अगर वो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया मीट करे। कोरियन गवर्नमेंट ने ये कैटेगरी इसलिए इंट्रोड्यूस की ताकि जो लोग ऑलरेडी कोरिया में काम कर रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, उनको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और करियर ग्रोथ का मौका दिया जा सके। अब बात करते हैं कि कौन E74 के लिए एलिजिबल होता है। आमतौर पर वो लोग जो E9 वीज़ा पर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर या फिशरी सेक्टर में काम कर चुके होते हैं और कुछ साल का लीगल वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट कर चुके होते हैं, उनको अप्लाई करने का मौका मिलता है। लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं होता, बल्कि एक पॉइंट सिस्टम होता है जिसमें एज, कोरियन लैंग्वेज स्किल, इनकम लेवल, वर्क एक्सपीरियंस, कंपनी रिकमेंडेशन और क्लीन रिकॉर्ड सब काउंट होते हैं। कोरियन लैंग्वेज स्किल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने TOPI या KIIP लेवल्स क्लियर कर रखे हैं तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर आपकी एनुअल सैलरी इमिग्रेशन के सेट किए गए मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो आपका केस स्ट्रांग होता है। कंपनी का रिकमेंडेशन लेटर भी ज़रूरी होता है, जिसमें वो कंफर्म करती है कि आप स्किल्ड हो और उनको आपकी ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि E74 और नॉर्मल E7 में क्या फ़र्क है। तो नॉर्मल E7 ज़्यादातर ओवरसीज स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए होता है जिनके पास डिग्री या स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है, जबकि E74 उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कोरिया के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। इस वीज़ा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पर आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। आप जॉब चेंज करने में कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होते हैं इमिग्रेशन अप्रूवल के साथ, और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीज़ा के लिए अप्लाई करना आसान हो जाता है अगर आप इनकम और पॉइंट्स क्राइटेरिया मीट करते रहें। कुछ केसेस में फैमिली को बुलाने का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है अगर सैलरी रिक्वायरमेंट पूरी होती हो। अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि एप्लीकेंट खुद या अपनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट के थ्रू कोरियन इमिग्रेशन ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करता है, जिसमें पासपोर्ट, एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी प्रूफ, टैक्स पेमेंट रिकॉर्ड, लैंग्वेज सर्टिफिकेट और कंपनी रिकमेंडेशन शामिल होती है। फिर इमिग्रेशन आपके पॉइंट्स कैलकुलेट करता है और अगर आप रिक्वायर्ड स्कोर क्रॉस कर लेते हैं तो आपका वीज़ा कैटेगरी चेंज कर दिया जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि E74 कोटा बेस्ड भी हो सकता है, मतलब हर साल गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक नंबर सेट करती है कि कितने लोग इस कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए टाइमिंग और डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इल्लीगल स्टे या लॉ वायलेशन में इन्वॉल्व रहे हैं तो आपका केस रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए क्लीन रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। आखिर में ये समझ लें कि E74 उन लोगों के लिए गोल्डन चांस होता है जो कोरिया में मेहनत से काम कर रहे हैं और अपना स्टेटस अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए प्लानिंग, लैंग्वेज इंप्रूवमेंट और स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी कोरिया में हो तो अपनी कंपनी से डिस्कस करें और अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करें, और अगर फ्यूचर प्लान बना रहे हैं तो लैंग्वेज और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करें ताकि जब मौका मिले तो आप E74 वीज़ा हासिल करके अपना करियर नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम कोरिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया।